आमतौर पर क्या माना जाता है? यही ना कि दुनिया के सबसे पुराने और महान विश्वविद्यालय पश्चिमी देशों में हैं, जैसे ऑक्सफोर्ड या कैम्ब्रिज। लेकिन अगर हम इतिहास के पन्नों को थोड़ा और पीछे पलट कर देखें, तो एक बिल्कुल ही अलग तस्वीर उभर कर सामने आती है। एक ऐसा सच जो सदियों से वक्त की धूल के नीचे दबा हुआ है। तो चलिए आज के इस विश्लेषण में थोड़ा गहराई में उतरते हैं और खोजते हैं ज्ञान के उस असली उद्गम स्थल को, जिसने पूरी मानव सभ्यता के सोचने का नजरिया ही बदल दिया था। जरा हजारों साल पहले के उस दौर के बारे में सोचिए, जब दुनिया के ज्यादातर हिस्सों में पढ़ना लिखना तो दूर, साक्षरता का नामो निशान तक नहीं था। उस घने अंधेरे के बीच भारतवर्ष ज्ञान के एक विश्वव्यापी प्रकाश स्तंभ के रूप में चमक रहा था। और सबसे कमाल की बात क्या थी? ये एक ऐसी जगह थी जहां एक आम नागरिक और एक राजा का बेटा दोनों एक ही जमीन पर एक साथ बैठकर शिक्षा लेते थे। कोई भेदभाव नहीं, सिर्फ ज्ञान की उपासना। इसी अद्भुत केंद्र ने दुनिया के लिए उच्च शिक्षा की ऐसी नींव रखी जो आज तक हमारा मार्गदर्शन कर रही है। और यही वो महान जगह है जिसे दुनिया तक्षशिला के नाम से जानती है। आज के पाकिस्तान वाले इलाके में लगभग 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में इसकी स्थापना हुई थी। अब इसे सिर्फ पढ़ाई की कोई आम जगह मत समझिएगा। ये उस समय की दुनिया का सबसे बड़ा और सबसे पावरफुल इंटेलेक्चुअल हब था। और इसका एडमिशन प्रोसेस बड़ा ही दिलचस्प था। वैसे तो दाखिले के लिए कोई सख्त लिखित नियम नहीं थे, लेकिन फिर भी यहां एंट्री पाना लोहे के चने चबाने जैसा मुश्किल था। स्टैंडर्ड इतना हाई था कि सिर्फ सबसे शानदार और काबिल छात्र ही इस महान संस्थान का हिस्सा बन पाते थे। अब यहां पढ़ाए जाने वाले विषयों की वैरायटी सुन के तो किसी को भी हैरानी हो सकती है। तक्षशिला में एक या दो नहीं, बल्कि 68, जी हां, 68 से भी ज्यादा अलग अलग सब्जेक्ट्स पढ़ाए जाते थे। जरा कल्पना कीजिए, एक ही कैंपस में आयुर्वेद यानी मेडिकल साइंस की गहराई, धनुर्वेद की युद्ध कलाएं, अर्थशास्त्र की रणनीतियां और इस पूरे ब्रह्मांड को समझने के लिए ज्योतिष शास्त्र और दर्शन शास्त्र की क्लासेस चल रही हैं। ये ऐसी पूर्ण शिक्षा प्रणाली थी जो सिर्फ साक्षर नहीं बनाती थी, बल्कि एक मुकम्मल इंसान गढ़ती थी। और ये शानदार ढंग से दर्शाता है कि उस वक्त की दुनिया में कितना बड़ा अंतर था। एक तरफ जहां प्राचीन ग्रीस और रोम अभी सभ्यता की शुरुआती सीढ़ियां चढ़ ही रहे थे, वहीं दूसरी तरफ भारत के इस कोने में तक्षशिला के अंदर छात्रों को जटिल और मुश्किल सर्जरीज करना सिखाया जा रहा था। जिस वक्त आधी दुनिया पहिए और आग के इस्तेमाल को लेकर ही संघर्ष कर रही थी, तब यहां इंसानी शरीर की चीरफाड़ और गंभीर बीमारियों के सटीक इलाज पर रिसर्च हो रही थी। मतलब ये संस्थान अपने वक्त से कई सदियां आगे की सोच रखता था। इस महान विश्वविद्यालय की असली पहचान तो वे अनमोल रत्न हैं जिन्होंने इतिहास में इसका नाम हमेशा के लिए अमर कर दिया। आचार्य चाणक्य को ही ले लीजिए, जिनके तीक्ष्ण दिमाग और अद्वितीय नीतियों ने एक पूरे नए साम्राज्य की नींव रखी। अखंड भारत के स्वप्नद्रष्टा चंद्रगुप्त मौर्य भी यहीं के छात्र थे। इनके अलावा आयुर्वेद के महान ज्ञाता महर्षि चरक और संस्कृत व्याकरण को एक साइंटिफिक रूप देने वाले दिग्गज पाणिनि ने भी इसी पवित्र भूमि पर अपना सर्वोच्च ज्ञान अर्जित किया था। इन महानुभावों की मेधा के सामने आज भी बस नतमस्तक होने का ही मन करता है। वैसे इस अपार ज्ञान की महक सिर्फ भारत की सीमाओं तक ही सीमित नहीं रही। जब फाहियान और हुएनसांग जैसे विदेशी यात्री भारत भ्रमण पर आए ना, तो उन्होंने तक्षशिला के बारे में बेहद सम्मान और अगाध श्रद्धा के साथ अपने दस्तावेजों में लिखा। उनके वर्णन को पढ़कर ऐसा लगता है जैसे वे किसी पवित्र तीर्थ स्थल की महिमा गा रहे हों। दूर दराज के देशों से लोग लंबी और खतरनाक यात्राएं करके आते थे, सिर्फ इसलिए ताकि वे इस ज्ञान के महासागर की एक बूंद भी पा सकें। लेकिन समय का पहिया हमेशा एक सा नहीं घूमता। 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में जिस महान संस्थान ने ज्ञान का सूरज बनकर पूरी दुनिया को रोशन किया, 5वीं शताब्दी ईस्वी आते आते उस पर भयंकर और काले खतरों के बादल मंडराने लगे और 12वीं शताब्दी तक आते आते तो इसका पूरी तरह से विनाश हो गया। ये सिर्फ सालों का हिसाब किताब नहीं है, ये एक महान युग के अंत और ज्ञान के एक चमकते सूरज के ढलने की बेहद दर्दनाक दास्तान है, जो आज भी इतिहास के पन्नों में कहीं सिसकियां भरती है। 5वीं शताब्दी ईस्वी के आसपास हूण आक्रमणकारियों ने इस शांत और पवित्र क्षेत्र पर बर्बर हमला कर दिया। उन आक्रमणकारियों के भीतर ज्ञान, साहित्य और सीखने सिखाने की इस सदियों पुरानी महान परंपरा के लिए कोई समझ या कदर ही नहीं थी। उन्होंने ज्ञान के इस बेजोड़ मंदिर को बेहद बेरहमी से लूटना और तबाह करना शुरू कर दिया।
ये उस खौफनाक मंजर की शुरुआत थी जब पीढ़ियों की तपस्या से इकट्ठा किया गया बेशकीमती ज्ञान अज्ञानियों की तलवारों की भेंट चढ़ने लगा। और 12वीं शताब्दी आते आते ये दुखांतिका अपनी चरम सीमा पर पहुंच गई। उन महान पुस्तकालयों को, जिनमें हजारों सालों की रिसर्च और पांडुलिपियां सहेजी गई थी, उन्हें आग के हवाले कर दिया गया। ये सोचकर ही रूह कांप जाती है कि ज्ञान का वो अथाह समंदर जो पूरी दुनिया को सदियों तक रोशन करता रहा, उसे कुछ ही पलों में राख के ढेर में बदल दिया गया। सदियों का विश्वव्यापी ज्ञान बस एक राख बनकर रह गया। मगर इस पूरे विनाश के घनघोर अंधेरे के बीच से एक बेहद प्रेरक और ताकतवर बात भी उभर कर आती है। पत्थर की इमारतें टूट सकती हैं, पन्नों पर लिखी किताबें जलकर राख हो सकती हैं, लेकिन प्राचीन भारत के ज्ञान की जो अटूट और अविनाशी भावना थी ना, उसे कोई भी हथियार हमेशा के लिए मिटा नहीं सका। तक्षशिला का यह दर्दनाक अंत दरअसल इस बात का सबसे बड़ा प्रमाण बन गया कि सच्चा ज्ञान कभी भी पूरी तरह से नष्ट नहीं किया जा सकता। ये एक अजेय शक्ति है। इसीलिए इस मूल संदेश को समझना बेहद जरूरी हो जाता है। ज्ञान से बड़ा कोई साम्राज्य नहीं है। तक्षशिला को भले ही क्रूरता से मिट्टी में मिला दिया गया हो, लेकिन उसने जो विचार, जो उन्नत चिकित्सा पद्धतियां और जो शास्त्र दुनिया को दिए, उन्होंने एक ऐसी अद्भुत विरासत खड़ी की जो किसी भी आक्रमणकारी के भौतिक साम्राज्य से कहीं ज्यादा बड़ी और शाश्वत थी। एक ऐसा साम्राज्य जो आज भी हमारे विचारों में जिंदा है। ज्ञान की इसी अमर श्रृंखला ने आने वाली सदियों में दुनिया को बहुत कुछ दिया है। तो अंत में इस पूरे इतिहास को खंगालने के बाद एक बेहद रोचक सवाल जहन में आता है, क्या गणित की दुनिया को पूरी तरह बदल देने वाला शून्य यानी जीरो का क्रांतिकारी आविष्कार भी इसी अदृश्य और विशाल ज्ञान परंपरा का ही एक हिस्सा था? इतिहास के इस अनसुलझे अध्याय में अभी भी बहुत कुछ जानना बाकी है और ज्ञान की इस अद्भुत यात्रा के अगले पन्नों को पलटने की उत्सुकता हमें हमेशा जिंदा रखनी चाहिए।